क्या कभी ये ख्याल आया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यानी कि हिमालय आखिर बनी कैसे? चलिए, आज इस विशाल पर्वत श्रृंखला के जन्म की इस अविश्वसनीय कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा इस कहानी के दिल में ले जाएगा। और इसका जवाब है हिमालय। जी हां, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है ना? दुनिया की ज्यादातर पर्वतमालाओं के उलट ये दुनिया की सबसे लंबी पूर्व पश्चिम में फैली पर्वत श्रृंखला है। तो आखिर हिमालय में ऐसा क्या खास है? क्या चीज इसे दूसरे पहाड़ों से इतना अलग बनाती है? चलिए देखते हैं इसकी कुछ अनोखी बातें। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बरवा तक। ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं, पूरे 2500 किलोमीटर में फैली है। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, जियोलॉजिकली मतलब भूवैज्ञानिक नजर से देखें तो ये बहुत यंग है। और सबसे मजेदार बात, ये आज भी बन रहा है, आज भी बढ़ रहा है। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, दुनिया की ज्यादातर जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं जैसे एंडीज या रॉकीज, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। पर हिमालय वो इन सब रूल्स को तोड़ता है। ये फैला है ईस्ट से वेस्ट की ओर, और यही चीज इसे जियोलॉजिकली इतना यूनिक बनाती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हर जगह एक जैसा हो। पश्चिम में ये काफी चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं ये पतला होता जाता है और इसकी ऊंचाई जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। अब इन पहाड़ों के बनने की कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे वक्त में जब यहाँ पहाड़ थे ही नहीं। जी हाँ, सही सुना। इस कहानी की शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि पानी से होती है, एक बहुत बड़े समुंदर से जिसका नाम था टेथिस सागर। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है पता है? आज भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर समुद्री जीवों के फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिलते हैं। जरा सोचिए, एक समंदर जो आज दुनिया की छत बन गया है। एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, कोबर। उन्होंने इस विशाल समुद्री बेसिन को समझाने के लिए एक शब्द दिया, भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। अब ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि जमीन में एक बहुत बड़ा, लंबा और गहरा गड्ढा है, एक कटोरे जैसा, जिसमें लाखों करोड़ों सालों से धीरे धीरे मलबा जमा हो रहा था। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ नॉर्थ में था अंगारा लैंड और दूसरी तरफ साउथ में गोंडवाना लैंड। ये दो बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स थे और इन दोनों के ठीक बीच में फैला था ये टेथिस सागर। अब हुआ ये कि करोड़ों सालों तक दोनों तरफ से नदियां बह बहकर आतीं और अपने साथ जो भी मिट्टी, रेत, पत्थर लातीं वो सब इसी समंदर में डालती जातीं, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत। तो सवाल ये है कि ये शांत समंदर आखिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में बदला कैसे? बस यहीं से कहानी में असली एक्शन शुरू होता है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना कुछ स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले तो लाखों साल तक मलबा जमा होता रहा। अब ये मलबा इतना ज्यादा हो गया, इसका वजन इतना बढ़ गया कि समंदर की जमीन धीरे धीरे नीचे धंसने लगी। और फिर आया कहानी का असली ट्विस्ट। दोनों तरफ की जमीनें एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी और बीच में जो ये मलबा जमा था ना, वो एक सैंडविच की तरह दब गया। और इस जबरदस्त प्रेशर की वजह से ये सारा मलबा मुड़कर ऊपर उड़ गया और इस तरह जन्म हुआ पहाड़ों का। अब कोबर की थ्योरी ये कहती है कि ये जो दबाव था ये किनारों पर सबसे ज्यादा था। इसी वजह से एक किनारे पे तो हिमालय बन गया और दूसरे पर कुल्लून पर्वत, और जो इससे ठीक बीच में था वो कम मुड़ा और एक ऊंचे फ्लैट पठार की तरह ऊपर उठ गया, जिसे आज हम सब तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। तो कोबर की थ्योरी हमें बताती है कि क्या हुआ, मतलब एक समंदर था, वो दबा और पहाड़ बन गया। लेकिन मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें बताती है कि ये क्यों हुआ। वो उस असली इंजन के बारे में बताती है जिसके कारण ये सब हुआ, और वो इंजन था इंडियन प्लेट का नॉर्थ की तरफ बढ़ना और यूरेशियन प्लेट से टकराना। ये जियोलॉजी के इतिहास की शायद सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त टक्कर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हिमालय का बनना कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है, ये तो आज भी हो रहा है। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर देखें तो हिमालय एकदम बच्चा है। ये सेनोजोइक एरा में बना, मतलब ये एक न्यू फोल्ड माउंटेन है। और यही कारण है कि इसकी चोटियां पुरानी रेंजेस की तरह घिसकर गोल नहीं हो गईं, बल्कि आज भी एकदम नुकीली, एकदम शार्प और खड़ी हैं। और इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा कोई एक सीधी साधी माउंटेन रेंज नहीं थी, नो, बल्कि एक के पीछे एक 4 पैरेलल रेंजेस का एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार हुआ। सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय, फिर आती हैं ग्रेटर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, उसके बाद लेसर हिमालय के हरे भरे पहाड़,
और सबसे आखिर में साउथ में शिवालिक की पहाड़ियां। और अब आता है सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा। ये टक्कर आज भी चल रही है। इंडियन प्लेट आज भी इसी वक्त यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, और इसी वजह से हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर और ऊंचा हो रहा है। मतलब ये सच में एक जिंदा सांस लेता हुआ पहाड़ है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देती है कि अगर हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है तो आज से लाखों साल बाद एशिया का नक्शा कैसा दिखेगा। नमस्कार। जब हम हिमालय का नाम सुनते हैं तो मन में सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं, है ना? पर हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो धरती की एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो हमारे ग्रह के बनने की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए आज इस विशाल पर्वतमाला की एक एक परत को खोलते हैं और इसकी बनावट को ठीक से समझते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां सब की सब यही हैं। जी हाँ, पूरी 10। अकेला यही एक फैक्ट हिमालय की अहमियत बताने के लिए काफी है। ये वो जगह है जहां हमारी धरती आसमान से मिलती है। और बस यहीं से कहानी थोड़ी मजेदार और पेचीदा हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोग हिमालय को एक ही लंबी सी दीवार की तरह देखते हैं, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सच तो ये है कि हिमालय एक दूसरे के समानांतर फैली हुई कई पर्वत श्रृंखलाओं का एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए इन परतों को एक एक करके समझते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है सबसे उत्तर से, हिमालय के भी पार के एक इलाके से। इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये इस पूरी कहानी का सबसे पुराना, सबसे बुनियादी हिस्सा है। इतना पुराना कि ये तो मुख्य हिमालय के बनने से भी पहले से मौजूद था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रांस हिमालय उस टेथिस सागर के मलबे से नहीं बना जिससे बाकी का हिमालय बना। नहीं, ये तो यूरेशियन प्लेट का ही हिस्सा है। इसका मतलब साफ है, ये हिमालय से भी ज्यादा पुराने हैं। अब इस ट्रांस हिमालयी इलाके में 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो ये हैं, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख और उसके बाद जास्कर। याद रखिएगा, ये तीनों मिलकर इस प्राचीन जमीन को बनाते हैं। और ये इलाका, अरे ये तो अजूबों से भरा हुआ है। काराकोरम रेंज में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, और दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स जैसे सियाचिन भी यहीं हैं। थोड़ा और दक्षिण में आएं तो लद्दाख रेंज में राकापोशी है, दुनिया की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी, और इन दोनों के बीच से होकर गुजरती है हमारी ऐतिहासिक सिंधु नदी। ठीक है, तो अब हम ट्रांस हिमालय से दक्षिण की ओर चल रहे हैं, और ऐसा करते हुए हम एक बहुत ही जरूरी भूवैज्ञानिक सीमा को पार कर रहे हैं जिसे सूचर जोन कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2 महाद्वीपों के टकराने का निशान है, वो लाइन जो पुराने यूरेशियन प्लेट को उस जगह से अलग करती है जहां से असली हिमालय का जन्म हुआ। चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर, वृहद हिमालय या द ग्रेटर हिमालयस। ये हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे मजबूत और सबसे मशहूर श्रृंखला है। दुनिया के सारे बड़े बड़े नामी शिखर वो सब यहीं हैं। तो ये बना कैसे? याद है वो टेथिस सागर? बस कल्पना कीजिए, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उस पुराने समंदर की जमीन में जो भी मिट्टी, पत्थर, मलबा था वो सब मुड़कर, सिकुड़कर सीधा आसमान की तरफ उठ गया, और इसी से बने ये विशाल पहाड़। इसीलिए ये हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे नई रेंज है, और इसकी फैलाव का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा तक एक ना टूटने वाली दीवार की तरह खड़ी है। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। चलिए मिलते हैं दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे, सबसे मशहूर शिखरों से, और ये सारे के सारे इसी वृहद हिमालय का हिस्सा है। 8,848 मीटर, ये है दुनिया के बादशाह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ये नंबर ही अपने आप में इसकी पूरी कहानी कह देता है। तो सबसे ऊंचे शिखरों का क्रम कुछ ऐसा है। नंबर 1 पर जाहिर है नेपाल में एवरेस्ट। दूसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम में है, और फिर तीसरे और चौथे पर नेपाल में मकालू और धौलागिरी हैं। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, स्थानीय तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को सिर्फ एक पहाड़ नहीं माना जाता, उसे कहते हैं चोमोलुंगमा, जिसका मतलब है पर्वतों की रानी। ये नाम ही बताता है कि इस शिखर के लिए लोगों के मन में कितनी इज्जत है। अच्छा, अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में हम एक ऐसे सवाल को सुलझाएंगे जो अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर देता है।
सवाल बड़ा सीधा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो असली फर्क यहाँ है, ध्यान से समझिएगा। K2 जो काराकोरम रेंज में है वो भारत की ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन याद है काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, मुख्य हिमालय का नहीं। तो अगर सवाल ये हो कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब जवाब बदल जाता है। तब जवाब है कंचनजंगा, जो वृहद हिमालय में है ना छोटा पर बहुत जरूरी फर्क। तो हमने ट्रांस और वृहद हिमालय के इन विशाल दिग्गजों की सैर तो कर ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन बर्फीली ऊंचाइयों के नीचे मध्य हिमालय और शिवालिक की हरी भरी घाटियों में वहाँ जीवन और रहस्यों की एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती है। पर वो कहानी फिर कभी। नमस्कार। तो पिछली बार हम गए थे ट्रांस और ग्रेटर हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर। आज का सफर थोड़ा अलग है। हम चल रहे हैं दक्षिण की तरफ, हिमालय के उन दो हिस्सों को देखने जहां जिंदगी बसती है, जहां रंग है, यानी लेसर और शिवालिक रेंज। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हिमालयन फैमिली को समझेंगे, फिर हम लेसर हिमालय के हरे भरे टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे शिवालिक की तलहटी तक पहुंचेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये पहाड़ियां कहाँ जाके एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ लेती हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। याद है ना, हिमालयन माउंटेन सिस्टम असल में 4 पैरेलल रेंजेस से बना है जो पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई हैं। सबसे ऊपर यानी सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके ठीक नीचे ग्रेटर हिमालय। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा दक्षिण की तरफ की 2 रेंजेस पर, लेसर हिमालय जिसे हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और फिर सबसे आखिर में सबसे नई बनी हुई रेंज शिवालिक। अब सवाल ये उठता है कि ग्रेटर हिमालय की उन बर्फीली विशाल चोटियों के सामने इन दक्षिणी रेंजेस में ऐसा क्या खास है, क्यों है ये इतनी जरूरी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेसर हिमालय से। इसे हिमाचल या मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और सच कहूं तो ये असल में हिमालय का वो हिस्सा है जो सबसे खूबसूरत, सबसे जीवंत और रहने लायक है। और ऐसा क्यों है ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखिए, दोनों में फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है ग्रेटर हिमालय, इतनी ज्यादा ऊंचाई, साल भर बर्फ, जहां पहुंचना भी मुश्किल है, और दूसरी तरफ है लेसर हिमालय। यहाँ ऊंचाई ठीक ठीक है, मौसम सुहाना है, और यही वजह है कि यहाँ जिंदगी भी है और टूरिज्म भी। ये एक बिल्कुल परफेक्ट जगह बन जाती है। अच्छा, एक बात और, ये जो लेसर हिमालय है ना, ये कोई एक सीधी साधी रेंज नहीं है। ये असल में 5 बड़ी रेंजेस का एक सिलसिला है। चलिए पश्चिम से पूरब की ओर एक छोटा सा टूर करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आती है पीर पंजाल रेंज, फिर हिमाचल में धौलाधार, उसके बाद उत्तराखंड में मसूरी, और फिर जब हम नेपाल पहुंचते हैं तो वहां महाभारत और नाग टिब्बा रेंज मिलती हैं। और इसी शानदार मौसम का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि इंडिया के जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं ना, वो सब के सब यही हैं। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, आप नाम लीजिए, ये सारी खूबसूरत जगहें इसी लेसर हिमालय की गोद में बसी हुई हैं। लेसर हिमालय की एक और बहुत बड़ी खासियत है। सोचिए, सर्दियों में बर्फ, और जैसे ही गर्मियां आती हैं और वो बर्फ पिघलती है तो इसकी ढलानों पर दूर दूर तक मुलायम हरे भरे घास के मैदान उगाते हैं। इन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं, और ये नज़ारा मतलब देखने लायक होता है। और मज़े की बात यह है कि इन घास के मैदानों के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं, नाम तो सुना ही होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग। और वही जब आप उत्तराखंड पहुंच जाएं तो इन्हीं मैदानों को बुग्याल या पयाल कहा जाता है। तो लेसर हिमालय की सैर होगी। अब चलिए थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं। अब बारी है हिमालय की सबसे यंग, सबसे बाहरी और सबसे कम हाइट वाली रेंज की, यानी शिवालिक रेंज। अब इसे आउटर हिमालय या बाहरी हिमालय क्यों कहते हैं? जरा ऐसे सोचिए कि हिमालय एक आर्क, एक चाप की तरह है। तो उस आर्क में जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है वो है ग्रेटर हिमालय, और जो सबसे बाहरी, सबसे बाहर वाला हिस्सा है वो है शिवालिक। बस इसीलिए इसे आउटर हिमालय कहते हैं। शिवालिक की एक और इंटरेस्टिंग बात है, पश्चिम में तो ये एक बिल्कुल अलग रेंज की तरह साफ साफ दिखती है,
लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं पूरा का पूरा हिमालय ही थोड़ा सिकुड़ता जाता है, संकरा हो जाता है। और कोसी नदी के पास पहुंचते पहुंचते तो शिवालिक रेंज लेसर हिमालय में लगभग मिल ही जाती है। उसकी अपनी अलग पहचान लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये फिर से उभर कर सामने आती हैं 4 अलग-अलग पहाड़ियों के रूप में। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें तो इनके नाम हैं डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स और मिशमी हिल्स। और ये नाम कहाँ से आए? ये नाम वही रहने वाली लोकल ट्राइब्स के नाम पर रखे गए हैं। डफला, मिरी, अबोर और मिशमी लोग। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे किसी जगह की ज्योग्राफी और वहाँ की कल्चर एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। तो ठीक है, हमने पहाड़ की रेंजेस तो देख ली, पर पहाड़ों के बीच की जो जगह है यानी घाटियां, उनका क्या? अब बात करते हैं इन वैलीज की, जो हमेशा से सिविलाइजेशन और बस्तियों का गढ़ रही हैं। ग्रेटर और लेसर हिमालय की इन ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में बहुत सी खूबसूरत घाटियां फंसी हुई हैं, जैसे कि कश्मीर वैली। ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में है। उसी तरह हिमाचल की कुल्लू कांगड़ा वैली है, या फिर नेपाल की फेमस काठमांडू वैली। ये सब बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस के बीच में ही बसी हैं। और यही कहानी लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच भी है। इन दोनों के बीच जो लंबी लंबी घाटियां मिलती हैं, उन्हें खास नाम दिए गए हैं। पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं और पूर्व में द्वार। और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं? देहरादून और हरिद्वार। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम हिमालय के उन 2 जबरदस्त मोड़ों को देखेंगे जहां ये विशाल माउंटेन रेंज अचानक से एकदम शार्प टर्न लेकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई किताब के 2 सिरे हों। लेकिन इन मोड़ों को समझने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है? सोचिए, एक तरफ पहाड़ ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ एक ताकतवर नदी लाखों साल से उसे लगातार काट रही है। नतीजा? एक बहुत ही गहरी, संकरी आई शेप की घाटी बन जाती है। बस इसी को गॉर्ज कहते हैं। और हिमालय के साथ यही होता है। ये अपने दोनों कोनों पर 2 बड़े बड़े गॉर्ज के पास से ही मुड़ता है, बिल्कुल किसी बुक एंड की तरह। वेस्टर्न एंड पर ये सिंधु नदी के गॉर्ज यानी इंडस गॉर्ज के पास से मुड़ता है, और ईस्टर्न एंड पर दिहांग गॉर्ज के पास से, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो इस तरह हमने हिमालय की दक्षिणी रेंजेस का सफर पूरा किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने